अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड ईयर। गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हमारे पास क्या है, इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके थे। हमारे पास कोई भी स्फेयर था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा किसी भी स्फेयर में कि अगर किसी भी स्फेयर में हम सेंटर में कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखे तब उसमें हमारे पास फ्लक्स क्या था। फ्लक्स हमने अभी मालूम किया था कि एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, कि अगर कोई भी चार्ज हो एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, वो हमारे पास क्या है, तभी हमने उसको फ्लक्स में किया था। फ्लक्स हमारे पास क्या आया था कि Q बाई ई नॉट, ये हमारे पास अभी टोटल फ्लक्स आया था एक कोई भी एक स्फेयर हो। अब इसी से हम देखते हैं गॉसेस लॉ इसी से अटैच है। चूंकि ये एक सरफेस है, ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर को हम गॉसियन स्फेयर, गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। एक चीज़ हमने ये नोट किया है इस टॉपिक में कि जब हमने कहा कि अगर कोई भी स्फेयर हो, स्फेयर के अंदर सेंटर में एक चार्ज हो, सेंटर से लेकर स्फेयर तक हमारे पास पार्ट था रेडियस। फिर इस स्फेयर को हमने मुख्तलिफ एरियाज में ब्रेक किया था कि A1 A2 अप टू AN तक हम इसको ब्रेक किया था, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स ये आया था। इससे हमें ये पता चला कि ये जो है रेडियस इस फार्मूले में कैंसिल हो गया था कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज़ जो शेप था हमारे पास स्फेयर, स्फेयर के लिए एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² हमने पुट किया था, वो पार्ट भी इक्वेशन में कैंसिल हो गया। इसका हमने ये उसमें लिखा था कि ये किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी कौन सा शेप, कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो उस पे ये डिपेंड नहीं करता। या आपके पास इसमें जब वो ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड नहीं करता, उसका ये मतलब है कि इसका शेप क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म शेप है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने प्रूव कर लिया था। अब आते हैं गॉसेस लॉ में, इसी पॉइंट हमने ये देखा कि ये चूंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप है, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप मतलब ये कोई भी शेप है आपके पास, इसमें हमारे पास क्या है, चार्जेस है, मुख्तलिफ चार्जेस है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक मुख्तलिफ चार्जेस हमने रखे हैं। गॉसेस लॉ में ये है आपके पास कि चूंकि ये कोई भी शेप है, इसमें चार्जेस हमने रखे हैं, किया क्या जाता है इसी डायग्राम में, इसी स्फेयर में, इसी सरफेस में, कि आपके पास जो चार्जेस है जैसे कि Q1 है, Q2 है, Q3 है अप टू Qn है, हम हर चार्ज को एक अलग स्फेयर में एंक्लोज करते हैं, एक अलग स्फेयर में चार्ज को रखते हैं, एक अलग से स्फेयर में चार्ज को रखते हैं। ये गॉसेस लॉ में आ रहा है कि हर चार्ज को हम अलग से सरफेस में रखते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हर चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हर चार्ज पर इसी स्फेयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो हम इसमें मालूम करते हैं। हम किस चीज़ को मालूम करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं हर चार्ज पर, इस सरफेस पर, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। हम मालूम कर रहे हैं सबसे पहले फाई। फाई हमने पढ़ चुके हैं कि वो Q अपॉन ई नॉट के इक्वल है, Q अपॉन ई नॉट। अगर हमारे पास चार्ज 1 के लिए हम मालूम करें तो चार्ज 1 के लिए फाई 1 होगा। इसी तरह अगर हम चार्ज 2 के लिए मालूम कर लें, चार्ज 2 के लिए फाई 2 होगा। इसी तरह अगर हम चार्ज n तक जाए तो हमारे पास फाई n इज इक्वल टू Qn बाई ई नोट, हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि ऑलरेडी हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम मालूम करते हैं फाई t को। t मीन्स जो टोटल फ्लक्स है 1 2 अप टू n, जो टोटल फ्लक्स है वो हमने मालूम करना है। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स के लिए पहला फ्लक्स, सेकंड फ्लक्स अप टू फ्लक्स n, फिर हम पुट करते हैं इनकी वैल्यूज।
फ्लक्स 1 हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है Q1 अपॉन ई नॉट, फ्लक्स 2 इसके इक्वल है Q2 अपॉन ई नॉट अप टू फ्लक्स n Qn अपॉन ई नॉट। अब इसमें वो क्या चीज़ है जो कॉमन आ रहा है, वो हमें पता है कि आपके पास ये जो पार्ट है ये सेम जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉमन निकालना, बाहर निकालना। तो इसको बाहर किस तरह हम निकाल सकते हैं, फ्लक्स T 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल के ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 अप टू Qn, ये हमारे पास क्या है, चार्जेस। अब यहाँ पर ये Q1 Q2 Q3 Qn ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस, पूरे चार्जेस, टोटल चार्ज, जो जितने पूरे चार्जेस हैं इस 1 से लेकर n तक, इसका मतलब है कौन से चार्ज है, जो टोटल चार्जेस है, उन टोटल चार्जेस को बजाय अलग अलग लिखना हम इसको एक ही चार्ज से ज़ाहिर करते हैं Q से। तो अब इस ये इक्वेशन किस तरह बनेगा आपके पास, फाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन पूरे चार्जेस को हम एक टोटल चार्ज कहते हैं कि पूरे चार्जेस है उसको हम ज़ाहिर करते हैं Q से, तो ये हमारे पास क्या है, Q। ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है ये इसको कहते हैं कि इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। जो गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास ये है। अब इस इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, इसको भी हम गॉसेस लॉ कहते हैं, इस इक्वेशन को भी गॉसेस लॉ कहते हैं। अगर इसको आप बाय डेफिनेशन लिखो वो भी आपके पास क्या है, वो गॉसेस है, गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ इस डेफिनेशन से क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स मींस, ये इक्वेशन मैं दोबारा लिखता हूँ आपको समझाने के लिए कि द टोटल फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये हमारे पास इक्वेशन आया है, इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। इसको डिफाइन करते हैं बाय डेफिनेशन कि द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 upon epsilon naught times the total charge. Total charge means Q. The total charge means Q enclosed by a surface is called Gauss's law. Simple. The total charge of any closed sphere is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by a surface is called Gauss's law. कौन सा सरफेस, हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ में जो सरफेस की बात हम कर रहे हैं, इसलिए इस सरफेस को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम गॉसियन सरफेस भी इसको हम कहते हैं। ये तो हमारे पास गॉसेस लॉ के हवाले से। अभी देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में हमारे पास सबसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। कि अगर हमने मालूम करना हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसकी वजह से हो, ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स बहुत से, लातादाद, अनलिमिटेड चार्जेस, इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये कोई भी आपके पास एक शीट है, ये कोई भी एक शीट है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज़ चार्ज शीट, इसमें चार्जेस मौजूद है, तो हम सेलेक्ट करते हैं कि इसे हमारे पास चार्जेस मौजूद है। कौन से चार्जेस है, फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। इनफाइनाइट मीन्स बहुत से लातादाद चार्जेस हैं। अब ये आपके पास क्या है, चार्ज। दूसरी चीज़ हम इस शीट में रखते हैं किस चीज़ को, एक सिलेंडर को हम रखते हैं, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम रखते हैं इस शीट में, कोई भी सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में आपको एक पहली बात तो ये पता चल रही है कि ये जो है एक तो चार्जेस है, चार्ज सिलेंडर आ गया है। एक पॉइंट ये है कि इसमें हम डेंसिटी लेते हैं, दूसरी पॉइंट जब सिलेंडर हो तब हम डेंसिटी ही लेते हैं कि डेंसिटी क्या है।
यहाँ पर हम देखते हैं किस चीज़ को, चार्ज डेंसिटी को। चार्ज डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी उसको हम जाहिर करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा। ये सिंबल है, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं। ये है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होता है? जो चार्ज डेंसिटी है ये किस चीज़ के इक्वल होता है कि कोई भी जो चार्ज है यहाँ पर आपके पास, चार्ज पर यूनिट, इस चार्ज का पे कोई भी एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। जो फर्स्ट क्यू है इसका मतलब क्या है? चार्ज। एरिया, ए मीन्स एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक सिलेंडर रखा है। सिलेंडर को हमने किस तरह रखा है ये आपने देखना है। इसमें कौन कौन से साइड किस तरह है वो हमने देखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। ये जो प्लेन शीट है सिलेंडर इसके परपेंडिकुलर है। इसको हम इस तरह ड्रा नहीं कर सकते बाहर की तरफ, तो उसको हमने यू ड्रा किया है कि ये जो है उसके परपेंडिकुलर हमने एक शीट, एक सिलेंडर रखा है। किसी भी प्लेन शीट पर एक सिलेंडर हमने परपेंडिकुलर रखा है। इस सिलेंडर के दो प्लेन, प्लेन मीन्स प्लेन या फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सीधा, प्लेन टू प्लेन या फ्लैट साइड्स है। वन कर्व्ड, एक साइड इसका क्या है, कर्व्ड है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 2, ये आपके पास क्या है, इसको आप कौन से साइड ले सकते हो, टू प्लेन या फ्लैट, वन कर्व्ड, या इसको आप इस पार्ट को इस तरह भी, अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा है आप इसको इस फॉर्म में ले सकते हो। ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास कोई भी सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको भी हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, ये प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन है। इसको आप यूँ लिख सकते हो, ये प्लेन है। तो दो प्लेन आपके पास होंगे, एक ये और एक ये, और एक कर्व्ड है। ये जो पॉइंट है ये कर्व्ड पॉइंट है, इसको भी हम कर्व्ड पॉइंट कह सकते हैं। तो इससे हम पता चला कि 2 प्लेन फ्लैट या 1 कर्व्ड फ्लैट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट P हो, उस पॉइंट P पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। एक आप मालूम करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर कर्व्ड, जो कर्व्ड एरिया है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मालूम करना है। एक है फॉर प्लेन या फ्लैट, प्लेन या जो फ्लैट एरिया है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो हमने मालूम करना है। दूसरी चीज़, इसमें हमने एंगल देखना है कि अगर कर्व्ड हो तब एंगल क्या होगा, अगर प्लेन हो तब एंगल क्या होगा। चूंकि एक ही कर्व्ड प्लेन है, एक ही कर्व्ड प्लेन है, तो उसके लिए हम थीटा क्या लेते हैं, इस केस में हम एंगल लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर चार्जेस पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। इस एरिया के, चूंकि यहाँ के पास क्या है, ये प्लेन एरिया है, ये कर्व्ड एरिया है, एरिया हमेशा इसके नॉर्मल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके नॉर्मल एरिया होता है। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, ये आपके पास एरिया होगा। इस समय क्या पता चल रहा है कि ये आपके पास E है और ये आपके पास एरिया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो कर्व्ड एंगल में केस में एंगल 90 होगा। अब इस केस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, एट पॉइंट P पे हम मालूम करेंगे। फ्लक्स हमारे पास क्या है कि फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। जो एक ही कर्व्ड एरिया है वहाँ पर उस एरिया को हम कहते हैं A1। तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा, इसमें A1 होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, A1 cos थीटा,
A1 cos थीटा 90 क्यों पुट करेंगे वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा 90 होगा। और हमें ये भी पता है कि cos 90 0 के इक्वल होता है। तो जब इस पॉइंट पे आप क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो इस पूरे टर्म को वो क्या कर देगा 0 कर देगा। तो कर्व प्लेन में जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है वो 0 है। इसके बाद हमारे पास टू प्लेन या टू फ्लैट साइड्स जो है वो आपके पास क्या है एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो एक साइड पे एरिया लाजिम बात है अगर पहला एरिया आपने A1 लिया है तो एक साइड पे एरिया आपके पास A2 होगा, दूसरे साइड पर आपके पास एरिया क्या होगा A3 होगा। इसके लिए इस केस में हम फ्लक्स मालूम करते हैं कि φ2 इज इक्वल टू EA2 cos थीटा। हम φ3 भी मालूम करते हैं EA3 cos थीटा। इस केस में हम एंगल क्या लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं। एक तो ये है कि इस एक पॉइंट पे इसका एरिया है वो A2 होगा, सेकंड प्लेन या फ्लैट साइड पर इसका एरिया A3 होगा। तो हम एक फ्लक्स A2 पे मालूम करते हैं, एक फ्लक्स A3 पे मालूम करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंगल हम क्या लेते हैं, एंगल हम क्या लेंगे 0 लेंगे। वो इसलिए 0 लेंगे कि फील्ड ये है, यहाँ पर फील्ड ये होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर फील्ड और इस पॉइंट पे मालूम करना चाह रहे हैं फ्लक्स को। तो इस पॉइंट पे एरिया क्या होगा, इस पॉइंट पे कर्व प्लेन पे इसके नॉर्मल ये था, इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल ये होगा। तो यहाँ पर एरिया में एंगल हम क्या पुट करेंगे कि E और एरिया एक ही डायरेक्शन में है तो हम एंगल क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो इस केस में भी जब हम मालूम करना चाहेंगे तो EA2 cos 0 डिग्री φ3 मीन्स यहाँ पर एक एरिया होगा A2, इस साइड पे जो एरिया होगा वो A3 होगा। तो φ3 क्या होगा EA3 cos 0 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस एंगल हमारे पास हमें पता है कि cos 0 किस चीज़ के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये चीज़ आ बन जाएगा। cos 0 1 के बराबर होता है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमारे पास EA3 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है ये फ्लक्स है। कर्व्ड प्लेन के लिए एक कर्व्ड प्लेन था उसके लिए एंगल 90 था, फ्लक्स 0 बना। दो प्लेन फ्लैट साइड्स के लिए एक साइड ये है एक साइड ये है, एक A2 और एक A3। A2 के लिए जो फ्लक्स था एरिया 2 के लिए वो EA2 हमारे पास आया क्योंकि एंगल 0 था, cos 0 1 के बराबर है। एरिया A3 पे जो फ्लक्स था तब जब हमने एंगल 0 पुट किया cos 0 1 के बराबर है, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस EA3 बन जाएगा। तो फ्लक्स एरिया 3 पे फ्लक्स ये होगा। ये हमारे पास हमने इनके लिए क्या मालूम किया है फ्लक्स मालूम किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या होगा। अब फ्लक्स के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं टोटल फ्लक्स के लिए कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो है फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। टोटल फ्लक्स हम मालूम कर रहे हैं। फ्लक्स 1 हम कर चुके हैं 0 के इक्वल है, फ्लक्स 2 हम कर चुके हैं EA2 के इक्वल है, फ्लक्स 3 हम कर चुके हैं EA3 के इक्वल है। ये है हमारे पास टोटल फ्लक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं एरिया को कि जो आपके पास चाहे एरिया 2 हो चाहे आपके पास एरिया 3 है, ये बेसिकली एक ही एरिया है, दोनों का आंसर सेम आया है, एंगल एक था। इसलिए भी आप कह सकते हो कि इस केस में एरिया एक ही एरिया होगा। तो जहाँ पर A2 A3 लिखा होगा उसकी जगह आप A एंड A लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके पास टोटल फ्लक्स है E A को जब आप ऐड करेंगे तो 2EA हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज शीट
अगर वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज शीट हो उस केस में हमारे पास टोटल फ्लक्स 2EA आया है। इसी तरह हम चेक करेंगे अब बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं कि वो Q अपॉन E नॉट के इक्वल है। Q अपॉन Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही Q रह जाएगा और E नॉट एज इट इज। तो गॉसेस लॉ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? Q अपॉन E नॉट। अब Q अपॉन E नॉट, इसमें हम क्या देखते हैं? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी कि चार्ज डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर एरिया। हमें चाहिए Q इस फार्मूले को देखकर, तो Q मालूम करना मुश्किल काम नहीं है, उसको सिंपल अकेला करना होगा। A डिवाइड हो रहा है, इधर आकर A मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ, तो Q एज इट इज रह जाएगा। तो अब जब Q होगा, Q की जगह हम सिग्मा A पुट कर सकते हैं। तो इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q की जगह हम सिग्मा A पुट करते हैं, Q की जगह सिग्मा A पुट करते हैं। दूसरी चीज़ जो फाई है, फ्लक्स है, वो 2EA आया है, तो फ्लक्स की जगह हम 2EA पुट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं? चूंकि हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस E हम मालूम करना चाह रहे हैं। जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम एक साइड पे रखते हैं, तो जब E को हम मालूम करेंगे, E हमने मालूम करना है, तो सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 और A मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इक्वल के इस तरफ आते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं। अब इस केस में क्या क्या कैंसिल हो रहा है? आपके पास A और A सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या बना? E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट व्हेन दिस चार्ज शीट इज पॉजिटिवली चार्ज शीट। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है। इसको हम सिंपल लिखते हैं किस चीज़ में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं कि E सिग्मा बाय 2E नॉट। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मीन्स एरो, फील्ड को हम एरो देंगे। वेक्टर फॉर्म हम कूलम्स लॉ में ऑलरेडी कर चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम सिंपल इसके साथ एक यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं R, इसके ऊपर होता है कैप, ये जाहिर करता है कि ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यूज होता है डायरेक्शन के लिए, इसमें डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन क्या है कि एक तो ये है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द शीट, ये जो R है इट इज परपेंडिकुलर टू द शीट, ये जो शीट के जो है परपेंडिकुलर है R, क्योंकि सिलेंडर को हमने परपेंडिकुलर रखा है। दूसरी चीज जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, ये जो है उसके अवे है, उससे दूर है, उसके अपोजिट है। अवे मीन्स उससे दूर होना, उससे बाहर होना। इनवर्ड मीन्स उसकी तरफ होना, अवे मीन्स उससे बाहर होना। तो यहाँ पर जो E है वो आपके पास क्या है? इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट व्हेन इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब एक केस चेक करते हैं, लास्ट केस है इस फर्स्ट एप्लीकेशन में कि इफ गिवन शीट इज नेगेटिवली चार्ज। अगर आपके पास यही शीट हो और ये कौन सा चार्ज हो, इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो तब हमने क्या करना होगा? वही नेगेटिव चार्ज है, इसमें हमने कोई भी एक सिलेंडर रखा है। अब इस सिलेंडर को देख के कि ये शीट जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं इसमें, चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मालूम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया है? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुका है।
सिंपल, अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट के लिए जो फार्मूला आया है, तो जब अगर शीट नेगेटिव हो तो आपने सिंपल इसके साथ क्या लिखना होगा, माइनस साइन लिखना होगा। ये जाहिर करेगा कि आपके पास क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज शीट है। इसी तरह अगर इसी इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर एरो और साथ में एक यूनिट वेक्टर आर आप इसको यूज करेंगे। ये इसका क्या है, ये इसका सिंपल वेक्टर फॉर्म है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ई, यहाँ पर जो ई था, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, ये इससे अवे है। जब नेगेटिवली चार्ज होता है तब ये क्या होता है, ये इसके तरफ होता है, ये इसके तरफ होता है। इट इज टूवर्ड्स द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द शीट, ये पॉइंट इसका है। सेकेंड थिंग, फार्मूले को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन सिग्मा, सिग्मा मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। सेकेंड थिंग, किस चीज पे ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम। एक ये डिपेंड करता है मीडियम पर, दूसरा ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर, ये डिपेंड करता है। ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन। एक पॉइंट और इसमें ये है कि अगर पॉजिटिव है तो ये आपके पास अवे है, अगर नेगेटिव है ये आपके पास टूवर्ड्स है। इसका एक रीज़न ये भी है, हम ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि अगर प्लस और माइनस चार्ज हो, हम ये देख चुके हैं कि ये प्लस से निकल रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा था कि अगर सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज हो या एक नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज में हमने ये देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो निकल रही है, मींस वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, इसलिए भी हम कहते हैं कि ये आउटवर्ड है, अवे, उससे अवे है। नेगेटिव केस में हमने ये देखा था कि इसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ आता है। इससे भी पता चल रहा है कि ये हम ये पढ़ चुके हैं कि इस केस में डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जब नेगेटिव है तो ये टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स मीन्स टूवर्ड्स, उसकी तरफ या इनवर्ड। पॉजिटिव है केस में बाहर की तरफ, आउटवर्ड या अवे, दूर जाना। ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law, first application, electric field due to infinite charge sheet when the sheet is positively charged and when the sheet is negatively charged. ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। होपफुली ये फर्स्ट एप्लीकेशन और Gauss's law आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।